आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। उसी लेवल के एंथुसियाज्म के साथ, उसी लेवल के पैशन के साथ लेक्चर को स्टार्ट करें जिस लेवल के कल कोर्ट पे हमने लेक्चर कंप्लीट किया था। आज वहां से लेके फिर से लेक्चर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, फिर से रिवीजन कर रहे हैं और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं भी उतने ही शौक से पढ़ाऊं जितने शौक से, जैसे वो लिंक ड्रॉप होती है उस ग्रुप में, आपकी लिंक ड्रॉप होती है और कुछ कुछ बचे ना वही टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं कि सर दोपहर है, दिन है, रात है, सुबह न देख के हम पहले ऑनलाइन लेक्चर्स देखे। मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं भी उसी परफॉर्मेंस के साथ आपको पढ़ा सकूं। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, स्ट्रेट हो जाइए और बैकबोन को ना स्ट्रेट कर लीजिए। आपका माइंड, आपका फोकस पूरा मेरे तरफ होना चाहिए। दुनिया को भूल जाओ, सिर्फ अपनी स्टडी और अपने फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट करो। बेटा अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कल हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, कल हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की मीनिंग हमारी क्लियर है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। उस हाउस होल्ड मैनेजमेंट को, उस घर को, इकोनॉमिक्स को मैंने ये वर्ड दिया था कि वो घर है। और वो घर किसका है बेटा? वो घर एडम स्मिथ का है। एडम स्मिथ ने वो घर बनाया, नोन एज वेरी वेल नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसके दो टुकड़े, छोटा टुकड़ा, उस घर का छोटा सा पीस, उस घर का छोटा सा पार्ट, जैसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। उस घर के बड़े के हिस्से की बात करूं, बड़े से पार्ट की बात करूं तो उसे कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स। चिप की बात करूं माइक्रो एसटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे देश की बात करूं, ट्रीटेड फॉर होल नेशन, कंसिडर्ड एज अ होल नेशन, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे फर्दर मैं फ्यूचर्स की अगर बात करूं तो फ्यूचर्स में 11 पॉइंट्स थी। आपकी 11 पॉइंट्स हमने कल लेक्चर में कवर की थी, पर वो हैबिट्स, आदतें ना जाती नहीं है। और आदतें जिंदगी में काम हो ही आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको तरक्की की ओर लेके जाए। बाकी हैबिट्स आपकी काम की नहीं है, इनफैक्ट वो पीछे लेके जाएंगी। हैबिट्स हमें हमारी हमेशा हमारे इंस्पायर हमें करे, हमारे फ्यूचर की तरफ हमें लेके जाए। और हमारी वो आदत कि जो पहले क्वेश्चन हमने कल किया था उसे पूरा रिवाइज कर दी, 11 की 11 पॉइंट्स हेडिंग्स, और उसके बाद आज कुछ नया सीखेंगे, समथिंग न्यू इंटरेस्टिंग। देखो नंबर 1 मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फ्यूचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सामने स्क्रीन पे फर्स्ट पॉइंट लिखी हुई है, इंडिविजुअल यूनिट्स। एक एक यूनिट की बात करो, एक एक यूनिट, एक घर, एक फैक्ट्री, एक एम्प्लॉय की इनकम, उसकी इनकम के बाद उसका खर्चा, उस एम्प्लॉय की सेविंग, यानी उसे कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स। सेकंड मैं सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं तो लिखा हुआ है क्लियरली स्लाइसिंग मेथड। वो ब्रेड का पैकेट तो अभी मेरे पास नहीं है, ब्रेड का पैकेट मेरे पास नहीं है, पर मैंने कल प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल में समझाया था कि बेटा पूरी स्लाइस के ब्रेड के पैकेट की बात करूं ना तो उसमें से अगर मैं एक स्लाइस को पिक कर रहा हूं, एक पीस को पिक कर रहा हूं, तो उसे कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। एक एक चीजों को पिक करो। थर्ड माइक्रोस्कोपिक स्टडी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी कि फिर आप वही करोगे, कॉमर्स में से निकल के फिर आप 10th में चले जाओगे, फिर आप 9th में चले जाओगे, लैब में बैठोगे और लैब में उस पार्टिकल को जूम करके देखोगे, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। आप पूरी दुनिया को ना माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, तो पूरी दुनिया को आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू कर रहे हो। फोर्थ वन पार्शियल इक्विलिब्रियम। कुछ बातें हद तक बताई गई है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल यानी पूरे देश के साथ कंसिडर नहीं किया हमने सिर्फ छोटी बातों के साथ कंसिडर किया है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, छोटी बातों के साथ पूरा अच्छा कंसर्न है और उन बातों में इक्वल बैलेंस है। इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल बैलेंस। फिफ्थ पॉइंट प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी की बात करें तो कल हमने ये देखा था कि प्राइस कैसे डिसाइड होती है। प्राइस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। जब डिमांड 10 यूनिट्स की है, सप्लाई भी 10 यूनिट्स की है, तो 10 यूनिट्स पे जो प्राइस बनेगी उसे कहते हैं प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं, सिक्स्थ पॉइंट एनालिसिस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मैं एलोकेशन वर्ड पढ़ता हूं ना, एलोकेशन कि किस चीज को कहां पे फिट किया जाए। जैसे एलोकेशन वर्ड पढ़ता हूं, सच बताऊं सालों से, अभी से नहीं जब भी से पढ़ा रहा हूं, जैसे एलोकेशन वर्ड है, जैसे एफिशिएंसी वर्ड है, सीधा दिमाग में टाटा सॉल्ट की बात आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस। महाराष्ट्र के लिए प्रोडक्शन कितना करें, गुजरात के लिए प्रोडक्शन कितना करें, आंध्र प्रदेश के लिए प्रोडक्शन कितना करें, उत्तर प्रदेश के लिए प्रोडक्शन कितना करें, उतना करें जिससे वेस्टेजेस भी ना हो, उसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेस।
नेक्स्ट आगे 7th पॉइंट इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर इसकी शॉर्ट में मीनिंग कहूं ना, शॉर्ट में देखो, वो संत कहते हैं, वो महाराजा कहते हैं, वो राजा कहते हैं जो प्रजा चलाता है, वो संत कहते हैं कि कोई भूखा ना सोए, कि पृथ्वी पे कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो भूखा ना सोए। अगर उस वर्ड की मीनिंग, मैं उस वर्ड की मीनिंग की बात करूं ना कि कोई भूखा ना सोए, उसे इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करूं तो एग्जैक्टली उसे कहते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। कि आपकी प्रोडक्शन से, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैं बात करूं, कंसेंट रखूं, तो वो इतना परफेक्ट होना चाहिए फ्रॉम प्रोडक्शन टिल कंजम्पशन कि वो सब कुछ पूरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो। 10 यूनिट्स बन रहे हैं तो 10 यूनिट्स ही प्रॉपरली बिके और किसी के घर पे, किसी के शॉप पे, किसी के मार्केट में कोई भी स्केर्सिटी ना हो। स्केर्सिटी यानी क्या? शॉर्टेज या अनअवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, उसे कहते हैं प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपरली एफिशिएंसी, एलोकेशन। नेक्स्ट प्राइस थ्योरी, इकोनॉमिक वेलफेयर। उसके बाद 8th की बात करें, बेस्ड ऑन द सर्टेन असम्पशंस लिया गया कि अगर जून जुलाई अगस्त में बारिश हुई, वैसे भी नहीं लो ना भली असम्पशन, वैसे भी होगी, जून जुलाई अगस्त में बारिश हुई तो अम्ब्रेलास और रेनकोट्स की सेल बहुत बढ़ जाएगी, 100%। असम्पशंस लिया गया है। अगर असम्पशन लोगे कि बारिश नहीं होगी तो फिर बड़ी रीजन ये होगा कि फिर रेनकोट्स और अम्ब्रेलास नहीं बिकेगी। बेस्ड ऑन द असम्पशंस, कुछ बातों को, इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स पूरा असम्पशंस पे बेस्ड होता है, पूरा असम्पशंस। गर्मियां बहुत आ गई, समर सीजन आ गई, समर सीजन काफी फ्लो में आई है तो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल बहुत बढ़ जाएगी। अज्यूम करो कि गर्मियां आ गई। नेक्स्ट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। जैसे आपके दिमाग में ये वर्ड आना चाहिए, फिट कर दो इधर। जैसे आपके माइंड में ये वर्ड है मार्जिनलिज्म या मार्जिनल, यानी कि वो आपका थर्स्टी करो, वो थर्स्टी करो जिसने अपनी प्यास बुझाने के लिए, वो थर्स्टी करो बेटा जिसने प्यास बुझाने के लिए उस पॉट में एक एक पत्थर थ्रो किया, एक 10 में ऐड करो 20 में ऐड करो 30, तो जितना टोटल में ऐड करती उसे कहते हैं मार्जिनल। 30 टोटल यूनिट्स है, उसमें और यूनिट्स ऐड करो 40, दैट्स कॉल्ड एज अ मार्जिनल। 10th पॉइंट, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप की बात करें तो छोटी सी बात है, देखो सारी बातें इकोनॉमिक्स में कवर नहीं होंगी, यानी कि सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर नहीं होंगी। तो जो बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स से छूट जाती है ना, जो बातें रह जाती हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप वहां तक नहीं जा पा रहा है, उसे कहते हैं लिमिटेड स्कोप। 11th, एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। आप मार्केट स्ट्रक्चर को एनालिसिस करो कि आपका मार्केट कौन सा है। आपका मार्केट परफेक्ट कंपटीशन है, आपका मार्केट पेयर कंपटीशन है, आपका मार्केट मोनोपोली है, आपका मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और जिस हिसाब से मार्केट होगा उस हिसाब से डिमांड और सप्लाई होगी। 11 की 11 पॉइंट्स हमने रिवाइज कर ली। आगे बढ़ रहा हूं, आज के तरफ कुछ नया सीखने को मिलेगा आपके लेक्चर में। देखिए, सेकंड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमें बताइए अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता तो कैसे समझ में आता, हम दुनिया को समझ के कैसे पाते। देखो बेटा, अगर मैं एक कंपैरिजन ले लूं, कंपैरिजन किस बात की, देखो आप मुझे ये बताइए कि डायमंड यानी कि हीरा सबसे ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है हीरा हमारे लिए, या हीरे के ऑपोजिट में अगर उस पानी की बोतल रखूं और उस आदमी की बात करूं कि जो आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है और उसे पानी चाहिए क्योंकि उसे काफी दिन से पानी नहीं मिला है, तो आप क्या कहोगे दोनों में से क्या जरूरी है? फिर से मैं एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक साथ डायमंड रख रहा हूं, हीरा रख रहा हूं जो लाखों करोड़ों रुपए का है, और उसके आगे सिर्फ 10 रुपए की बोतल रख रहा हूं जो उस आदमी के लिए, जो आदमी काफी देर से थर्स्टी, और अगर उसे पानी नहीं मिला तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। बताओ मुझे, वो थर्स्टी के लिए वो लाखों करोड़ों का हीरा जरूरी है या वो थर्स्टी के लिए वो सिर्फ 10 रुपए के पानी की बोतल जरूरी है? यस ऑफ कोर्स, वो 10 रुपए की पानी की बोतल जो रोल प्ले करेगी ना, उसकी जिंदगी बच जाएगी। और 10 रुपए की पानी की बोतल कहां से आई, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है पानी सबके लिए, यानी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज क्या जरूरी है, वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखा रहे हैं। स्टार्ट कर रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं। नंबर 1, वर्किंग ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कि
जिनके ऊपर कोई बर्डन नहीं हो, जिनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। घर में 3 बच्चे, एक बच्चा आर्ट्स कर रहा है, एक बच्चा कॉमर्स कर रहा है और एक बच्चा साइंस कर रहा है। 3 बच्चे घर पे, एक आर्ट्स कर रहा है, एक आर्ट्स कर रहा है, एक कॉमर्स कर रहा है और एक साइंस कर रहा है। अभी देखो ना, तीनों जने आगे चल के फ्यूचर में अलग अलग डिसाइड करेंगे, तीनों का फ्यूचर अलग होगा और तीनों का फ्यूचर ब्राइट होगा, क्योंकि किसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसी तरह से हमारे पूरे देश में, पूरे देश के मार्केट में इकोनॉमी लिखा हुआ है, वो वर्ड इकोनॉमी यानी पता है क्या? वो मार्केट जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होती है, वो मार्केट जहां पे गुड्स कंज्यूम होती हैं। प्रोडक्शन मार्केट और कंजम्पशन मार्केट को मिला के कहते हैं कि इकोनॉमी, और पूरे इकोनॉमी में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप सॉल्ट खरीदो, आप शुगर खरीदो, आप 10 लाख की कार खरीदो, आप 1 करोड़ का घर खरीदो, किसी का भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और किसी का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे होती है, कंजम्पशन कैसे होती है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स सिखाती है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी बर्डन। देखिए, रीड कर रहा हूं मैं उस पॉइंट को। इन सच इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, वही टाटा सॉल्ट की बात, हाउ मच टू प्रोड्यूस, सबके लिए बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, टेकन अप बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, अपनी अपनी वो कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर है, भले वो कार का हो, भले वो सॉल्ट का हो, भले वो शुगर का हो। These decisions are based on the consumer's preference। जिसे आप सेलेक्ट करोगे वो आपकी चॉइस होगी, सिलेक्शन के बाद चॉइस आती है। डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, आगे सेकंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। ऑप्टिमम एलोकेशन यानी कि देखिए, गुरुद्वारे में, गुरु नानक के गुरुद्वारे में उस लंगर में लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। हर किसी से पूछा जा रहा है कि आपको खाना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको चपाटी चाहिए। जिसे जितनी चपाटी की नीड होगी वो उतनी चपाटी कहेगा। अगर नीड नहीं होगी तो हम कहेंगे कि हमें चपाटी की जरूरत नहीं है। उससे कहते ऑप्टिमम। प्रोडक्शन सफिशिएंट हो, कंजम्पशन सफिशिएंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो ताकि वेस्टेजेस ना के बराबर हो। ऑप्टिमम एलोकेशन फॉर रिसोर्सेस, इट एक्सप्लेन हाउ द रिसोर्सेस आर एलोकेटेड। अलग अलग जगह पे रिसोर्सेस रखे गए। रिसोर्सेस यानी जरिया, हमने उसी में ये पढ़ा था, मैन, मटीरियल, मनी, मार्केट, मेथड्स, 5 M's और एक 6 और भी था, मार्केट के साथ मेथड्स कह सकते हैं। 6 M's हमने पढ़े थे उसी में, ये 6 के 6 M's ये रिसोर्सेस हैं। तो रिसोर्सेस हमारे लिए प्रॉपरली एलोकेट होनी चाहिए। प्रोडक्शन के लिए लैंड भी हो, अच्छा लैंड है तो लेबर भी हो, लेबर है तो उन्हें वेजेस के लिए पैसे भी हो, अच्छा वेजेस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल भी हो, मटेरियल है तो मार्केट भी हो, मार्केट है तो मेथड्स भी, तरीका भी तो हो। वो सारी बातों को तोड़ के उन्हें डिवाइड करना है और उसमें से प्रोडक्शन करनी है और प्रोडक्शन में से पूरी इकोनॉमी को सेटिस्फाई करना है। It explains how the resources are allocated and utilized optimally to produce the various goods and services in a capitalist economy. Optimum utilization of the resources results in the maximum production without the wastages of resources. Optimum यानी कि एकदम परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि sufficient, कि उतना होना चाहिए, वेस्टेजेस ना हो और शॉर्टेज भी ना हो। थर्ड पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है। कल के लेक्चर में सीखा था हमने कि विप्स ब्रेड की 28 रुपीज वो प्राइस डिसाइड किसने की। मैंने तो 28 नहीं कहा, 28 आपने भी नहीं कहा, यानी कि हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम विप्स ब्रेड को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। कंज्यूमर्स उसे कहते हैं जो किसी चीज को खाता है, पीता है या कोई सर्विसेज को कंज्यूम करता है। हम सब कंज्यूमर्स हैं। 28 रुपीज प्राइस हमने तो नहीं कही, 28 रुपीज प्राइस रिटेलर ने तो नहीं कही, 28 रुपीज प्राइस विप्स कंपनी भी नहीं कही। तो बाकी ये प्राइस कही किसने? ये प्राइस कही जितनी डिमांड थी, ये प्राइस डिसाइड हुई जितनी सप्लाई थी। जब डिमांड और सप्लाई इक्वली होती है उस चीज पे, उस लेवल पे प्राइस डिसाइड किया जाता है। प्राइस डिटर्मिनेशन। Microeconomics, it explain how the prices of the goods and factors of production are determined in the product factor market through the market mechanism. Language थोड़ी सी टफ है बेटा, क्लियरली कल एक्सप्लेन किया था चैप्टर में कि आपको ना
सारे चैप्टर्स का रिटन प्रैक्टिस करना है, इट इज कंपल्सरी। आपको परसेंटेज गेन करनी है, आपको पेरेंट्स का नाम चाहिए बेटा, क्योंकि मम्मी पापा आपके लिए जी रहे हैं, आप मम्मी पापा के लिए जी रहे हो, तो परसेंटेज अच्छी हो, परसेंटेज अच्छी होगी, आप पढ़ाई अच्छी करोगे। अच्छी पढ़ाई विदाउट रिटन प्रैक्टिस नहीं होती, विदाउट रिटन प्रैक्टिस को अच्छी पढ़ाई नहीं कहते। तो लैंग्वेज अगर टफ लग रही है ना आपको, तो फिर आप इसे इजी लैंग्वेज में आप अच्छा सा अपना कंटेंट बनाओ। अगर कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछो, ग्रुप में इमेज ड्रॉप करो कि सर ये प्रॉपरली हमने लैंग्वेज लिखी, ये सही है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे जा रहा हूं, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। यस, यूजफुल टू द गवर्नमेंट की बात करें तो ऑलरेडी आपके सामने एग्जांपल मेंशन है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल समझाया है। स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल समझाया था। स्टार्टिंग में डायमंड जरूरी है या वो वाटर जरूरी है, वाटर बेसिक नेसेसिटी में आता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो टैक्सेस चार्ज करेगी वो किसके ऊपर, हीरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए, क्योंकि हीरा तो ऑलरेडी महंगा होता है, या पानी सबके लिए जरूरी है तो पानी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया, नहीं, टैक्स ज्यादा से ज्यादा हीरे के ऊपर लगाया जाएगा और कम से कम उस पानी की बोतल पे लगाया जाएगा, क्योंकि पानी की बोतल हर घर में जाती है, हीरा हर घर में लाखों करोड़ों का, डायमंड कोई नहीं परचेस करेगा। तो जो चीज बहुत कीमती है ना उस पर टैक्स ज्यादा लगा, और जो चीज बहुत जरूरी है, हीरा जरूरी नहीं है, पानी की बोतल बहुत जरूरी है, तो टैक्स उस पर कम से कम। ये बातें, ये पूरी इकोनॉमी, यानी कि ये पूरा एग्जाम्पल हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है। देखो मैं रीड कर रहा हूं, इट इज यूजफुल फॉर्मुलेटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज इंक्लूडिंग द प्राइस and distribution policies that promote the economic welfare and useful in determining the tax policy। हीरे पे टैक्स ज्यादा से ज्यादा और पानी की बोतल पे टैक्स कम से कम। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, देश के गवर्नमेंट यानी कि देश का खर्चा कितना है, एक्सेट्रा। फिफ्थ वन, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की अगर बात करें तो देखो बेटा, जिस तरह से पापा कमा रहे हैं, अगर मैं पापा की बात करूं तो पापा कमा रहे हैं और पापा के ना शेडो में, पापा की छांव में हम बैठे और हम खर्चा कर रहे हैं। पापा कमा रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, पर पापा कमा रहे हैं तो जाके घर का खर्च चल रहा है, तो जाके हमारी रोजी रोटी अच्छी गुजर रही है और साइड से सेविंग हो रही है। उसी तरह से उस पापा की कंपैरिजन अगर मैं गवर्नमेंट से करूं ना, तो देश की गवर्नमेंट को भी बहुत सारा पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए। देश के सारे फैमिली मेंबर्स, देश भी तो घर है, और देश की गवर्नमेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, उस पापा की तरह। तो देश की गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा, देश की गवर्नमेंट को पैसा आएगा बाय वे ऑफ इम्पोजिंग द टैक्सेस। टैक्स कहते हैं, दो टाइप की टैक्स होती है, एक होती है डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स इंसानों से ली जाती है उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स चीजों पे ली जाती है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मैं अपनी कमाई में से सरकार को हिस्सा दे रहा हूं, सरकार का हक दे रहा हूं, उसे कहते हैं टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स इंसानों से ली जाती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है इनकम टैक्स। कमाई में से जो टैक्स दी जाती है वो सरकार का हक है। सेकंड, चाके न चाके, चाके न चाके 1 रुपए का माचिस, जस्ट ₹1, रुपीस भी नहीं कह सकते, जस्ट ₹1, उस 1 रुपए के मैच बॉक्स के पीछे भी 5 पैसा 10 पैसा, एग्जाम्पल आई एम सेइंग 5 पैसा 10 पैसा टैक्स होती है। तो उस मैच बॉक्स के पीछे की टैक्स को, उस गुड्स के पीछे की टैक्स को, उस सर्विसेज के पीछे की टैक्स को कहा जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी टैक्स इंक्लूड होती है इनडायरेक्ट टैक्स में। जो टैक्स इंसानों से ली जाए डायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स चीजों पे लागू की जाए उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। आपने 50,000 की मोबाइल खरीदी, पर खुशी खुशी में आपको ये पता ही नहीं चला कि 50,000 के पीछे आपने कम से कम 6,000, 7,000 या 8,000 जितना भी टैक्स पे करके है। तो बेटा मोबाइल चीज है, कमोडिटी, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखो लिखा हुआ है, यही सेंटेंसेस आपके सामने स्क्रीन पे जरूर है। इट इज यूजफुल एनालाइजिंग ऑफ इंपैक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इंसानों की जो टैक्स होती है, इनडायरेक्ट टैक्स जो चीजों पे लगाई जाती है, और इकोनॉमिक वेलफेयर, वो गवर्नमेंट पैसे हमसे कलेक्ट करके
प्रॉपरली देश में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, प्रॉपरली वो देश का खर्चा चलाएगी। पापा कमाते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, देश की गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही है, कलेक्ट कर रही है देश को चलाने के लिए। आगे सिक्स्थ पॉइंट की अगर बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड। Macroeconomics explain the gains from the international trade, effects of the tariff, factors affecting the exchange rate। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड यानी क्या बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड होता है करेंसी पे, यूएस डॉलर्स पे। यूएस डॉलर्स की बात करें यानी हमारा कंट्री जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो चीजें जो इंडिया में सफिशिएंट है, वो चीजें जिन चीजों की, जिन कमोडिटीज की प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन से ज्यादा, तो चीजें वो बाहर एक्सपोर्ट की जाएंगी और बाहर एक्सपोर्ट करने से हमारी कंट्री में रेवेन्यू है और वो रेवेन्यू डॉलर्स में आती है और हमारी कंट्री का एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा। यानी कि एक्सपोर्ट करने से 2 पैसे घर पे आएंगे, 2 पैसे कंट्री में आएंगे और हमारा कंट्री फाइनेंशियली स्टेबल होगा। उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है कि कौन सी चीज कहां पे जरूरी है एक्सपोर्ट करना और कौन सी चीज कहां पे जरूरी है कंट्री के लिए इंपोर्ट करना। इंटरनेशनल ट्रेड इट एक्सप्लेन्स द गेन्स, मैंने रीड किया है ऑलरेडी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। बेसिस 7th पॉइंट की बात करें तो बेसिस ऑफ द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिक्स यानी वही सेम वही बात, इफिशिएंसी का या वेलफेयर की बात करें, मैंने समझाया है कि कोई भूखा न सोए, प्रॉपरली प्रोडक्शन हो, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो तो जाके प्रॉपरली कंजम्पशन आएगा। हर एक आदमी को घर पे चपाटी आनी चाहिए, हर एक घर में टाटा सॉल्ट आना चाहिए, उससे आप कहेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर यानी क्या, आप किसी का फायदा सोच रहे हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं और वो भला कैसे कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोडक्शन से। It explains how optimum use of the resources can be made to increase the welfare of the society by eliminating wastages या by eliminating the inefficiency of production। 8th point मॉडल बिल्डिंग। लास्ट पॉइंट आपकी इस आंसर की लास्ट पॉइंट मॉडल बिल्डिंग। देखो बेटा बिल्डिंग बनाने से पहले, ये मॉडल बिल्डिंग वो बिल्डिंग नहीं है जो बिल्डिंग होती है, नहीं, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं बिल्डिंग का। ये मॉडल बिल्डिंग अलग है, आपको बाद में समझ में आएगा। बिल्डिंग बनाने से पहले उस बिल्डिंग का नक्शा आर्किटेक्चर डिसाइड करता है कि वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बिल्डिंग में क्या क्या होगा, पार्किंग कहां पे होगी, फ्लोर्स कितने होंगे, बिल्डिंग में क्या क्या होगा। उसी तरह से हमारी इकोनॉमिक्स का भी नक्शा, इकोनॉमिक्स का भी आर्किटेक्चर की बात करें ना तो इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे पूरे देश की इकोनॉमी बनती है, जिसे कहते हैं बिजनेस साइकिल्स। अगर बिजनेस साइकिल्स की मैं बात करूं यानी हमारा बिजनेस किस वे में चल रहा है, पूरी इकोनॉमी की सिचुएशन किस वे में चल रही है, क्या हमारा बिजनेस एकदम टॉप पे जिसे कहते हैं पीक, वो भी बिजनेस साइकिल है, क्या हमारा बिजनेस एकदम डाउन है जिसे कहते हैं बॉटम, वो भी बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल या आप उसे ट्रेड साइकिल कह सकते हो, जो पूरी इकोनॉमी को समझाते हैं, उससे भी हम मॉडल बिल्डिंग कहेंगे और उससे भी इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कहेंगे। रीड कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। आप इसमें एग्जाम्पल जरूर लिखना, जब आप ये आंसर रिटर्न प्रैक्टिस करो ना तो फैक्ट बताऊं तो आप मॉडल बिल्डिंग की ब्रैकेट में लिख देना ट्रेड साइकिल यानी कि बिजनेस साइकिल। बिजनेस कैसे चल रहा है, बिजनेस एकदम पीक पे, बिजनेस ट्रोप पे है, स्टार्ट होने वाला है, या बिजनेस एकदम बॉटम पे है। और ये आर्किटेक्चर, ये नक्शा हमारा बताएगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। माइक्रो इकोनॉमिक बिल्ड्स simple model which helps in understanding complex economic situation। यानी कि रिसेशन है, मंदी है देश में, decisions taken by the individual agents are on the basis for the working of the economy। 8 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, पर चैन नहीं आया, वो सेटिस्फैक्शन हमें अभी भी नहीं मिला। तो सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा बेटा जब 8 की 8 पॉइंट्स को ना रिवाइज कर लेंगे, उनकी हेडिंग्स को रिवाइज करेंगे। देखो नंबर 1 पे आ जाऊं मैं, एक सेकंड में नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आ जाऊं रिवीजन में। नंबर 1 वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, किसी का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस,
प्रॉपर प्रोडक्शन, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर कंजम्पशन। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट आपकी लिखी हुई है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटरमाइन यानी प्राइस डिसाइड कौन करता है? प्राइस डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, जब डिमांड और सप्लाई एकदम इक्वल हो। फोर्थ पॉइंट यूजफुल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी यूजफुल है। हीरे पे टैक्स ज्यादा लगाई जाए या पानी की बोतल पे टैक्स ज्यादा लगाई जाए? हीरे पे टैक्स ज्यादा होगी। करोड़ों का हीरा हर घर में नहीं होगा। हीरे जैसे कीमती बच्चे हर घर में होंगे, हर घर में, पर वो करोड़ों का हीरा हर घर में नहीं हो सकता। पर पानी की बोतल सबके लिए जरूरी है। पानी की बोतल सबके घर में होनी चाहिए, पानी सबके घर में कनेक्शन होना चाहिए, तो उस पर टैक्स कम होगी। फिफ्थ पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस यानी कि टैक्सेस। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से आएगी? पापा कमाते हैं, घर अच्छे से चलाते हैं। गवर्नमेंट भी पापा की तरह है, वो गवर्नमेंट अच्छे से कमाएगी तो देश भी अच्छे से चलाएगी। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड होता है आपकी करेंसी पे। आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस डॉलर्स ज्यादा आएंगे। यूएस डॉलर्स हमारे कंट्री में ज्यादा आएंगे तो हमारे देश की करेंसी रुपी यानी कि रुपीस उतना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। सेवेंथ बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कोई भूखा न सोए। इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि आपकी प्रोडक्शन उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी कंजम्पशन है, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा, पर वेस्टेजेस नहीं। एट्थ मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग हमें सिखाते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमी में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस, ट्रेड साइकिल, ट्रेड फ्लक्चुएशंस। कभी ट्रो यानी स्टार्ट होने पे, फिर कभी पीक पे यानी कि टॉप पे, और फिर कभी बॉटम पे। इसे कहते हैं बिजनेस साइकिल्स, इसे कहते हैं ट्रेड साइकिल्स। आप पढ़ लीजिए, पहले 8 पॉइंट्स रीड कर लीजिए अच्छे से। आई एम स्टार्टिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपका लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट आंसर मैं स्टार्ट कर रहा हूं और उसके बाद आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। एक्सप्लेन द स्कोप एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट क्या है, यानी उसका कंटेंट क्या है। देखिए घर पे एनवेलप आया, आपके घर पे डाकिया डाक लेके आए, ये वर्ड सुने होंगे आप, डाकिया डाक लाए, विंडो से एनवेलप आए, तो आपको ना क्यूरियोसिटी पैदा होगी। क्यूरियोसिटी भी एनवेलप में है क्या, पैसे देखे क्या, कोई लाइट का बिल है, टेलीफोन का बिल है, उस एनवेलप में है क्या। तो उसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में है क्या, उसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर, कि एग्जैक्टली आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंटेंट क्या मिलेगा, है क्या वो उसके अंदर, उसे आप कहोगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए जिस तरह से बेटा आपके ऑनलाइन स्क्रीन पे डायग्राम है, सामने से आपके आंसर पे जरूर डायग्राम आपको दिखा होगा, पर उसे मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं डिटेल में, अच्छे से देखिए, फोकस कीजिए। आप बोर्ड पे समझ जाएंगे ना, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखिए क्या समझाया गया है। मैं फर्स्ट की अगर बात करूं तो फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाया गया है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी प्रोडक्ट की प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाया गया प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है। प्राइसेस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, प्राइसेस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। क्लियर है बेटा। फिर से एक बार देखो, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट मैटर क्या है, एनवेलप के अंदर क्या है, पैसे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर खास करके क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझा रहा है पहले थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि आपकी इस प्रोडक्ट प्राइसिंग में यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है। प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। डिमांड कौन करेगा बेटा, डिमांड करेंगे कंज्यूमर्स यानी कि आप और मैं। सप्लाई कौन करेगा, सप्लाई करेंगे कंपनी वाले जो प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, प्रोडक्शन कैसे डिसाइड होगी, प्रोडक्शन की प्राइस कैसे डिसाइड होगी, बताओ। कोलगेट की प्राइस 80 रुपीस है, तो कोलगेट की प्राइस 80 रुपीस किसने रखी, आपने रखी, मैंने रखी, नहीं। प्रोडक्शन डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट के बेसिस पे प्रोडक्शन डिसाइड होती है। यस, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी जो कॉस्ट होगा उस हिसाब से उसका प्राइस रखा जाएगा, सो दैट डिमांड शुड बी इक्वल विद सप्लाई। जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी वहां पे मिला के आपके प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होगी।
सेकंड की अगर मैं बात करूं तो बेटा सेकंड लिखा गया थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, लिखा हुआ है फैक्टर्स यानी देखो क्या होता है, सुनो बिजनेस करने के लिए बेटा, बिजनेस करने के लिए क्या जरूरी मुझे बताओ। बिजनेस करने के लिए जमीन होनी चाहिए, लैंड जरूरी है बिजनेस करने के लिए। इकोनॉमिक्स का चैप्टर याद रखो, आपको 11th में था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, जमीन होनी चाहिए, तो क्या जमीन पे लेबर होनी चाहिए, लेबर वर्कर्स भी होने चाहिए, नहीं तो प्रोडक्शन कौन करेगा। लैंड, लेबर, अच्छा बेटा जमीन भी हो लेबर भी हो तो पैसा होना चाहिए, पैसा, यस पैसा होगा तो जाके जमीन परचेज करेंगे, तो जाके वर्करों को पैसे देंगे, तो जाके रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। यानी आपको लैंड भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। अच्छा, तो इन तीनों चीजों को संभालेगा कौन, इन तीनों चीजों को संभालेगा एंटरप्रेन्योर। इन चारों चीजों को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइसिंग नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्री में तो नहीं आएंगे। अब आपको मैं मीनिंग समझा रहा हूं कि फैक्टर प्राइसिंग यानी क्या। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताओ क्या है, आपके चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल, फोर्थ एंटरप्रेन्योर। अब इसकी मीनिंग क्लियर होगी कि फैक्टर प्राइसिंग यानी क्या। देखो कहते हैं बेटा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमें मम्मी पापा ने सिखाया कि कभी किसी का हक नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं, नेवर इन अ लाइफ कभी किसी का हक नहीं रखना चाहिए। तो हक नहीं रखते हम। बिजनेस करने के लिए, अगर मैं बिजनेस करने के लिए लैंड उधारी पे ले रहा हूं, रेंटल बेसिस पे ले रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी अपनी नहीं है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी अपनी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं रेंट जो लैंड है ना वो रेंट पे लूंगा, मैं उसका हक नहीं रखूंगा। फैक्टर्स को मैं क्या कर रहा हूं, प्राइसेस दे रहा हूं, लैंड को क्या दूंगा, रेंट। जिससे आप फैक्ट्री चलाओगे, जो आपकी जमीन होगी, तो जमीन आपकी तो नहीं है, आप जमीन की जगह पे क्या पे करोगे, रेंट पे करोगे। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सेकंड लेबर, वर्कर्स, बेटा वर्कर्स को भी तो पैसा चाहिए ना, वर्कर्स को भी पैसा चाहिए, यानी वर्कर्स को पैसा, W फॉर वर्कर्स, W फॉर वेजेस। 11th में सिखाया था आपको, फिर से 12th में सिखा रहा हूं। W फॉर वर्कर्स यानी कि लेबर को आप क्या पे करोगे, प्राइस क्या दोगे, हक नहीं रखोगे, उनका क्या प्रोवाइड करोगे, वेजेस। थर्ड कैपिटल की बात करें तो आपने बैंक में से लोन लिया है, अपने फ्रेंड से लोन लिया है, अपने रिलेटिव से लोन लिया है, तो बेटा आपने जो पैसे उधारी दिए ना, उन पैसों के पीछे ब्याज पे करना पड़ता है। फैक्टर को आप प्राइसेस दे रहे हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हक नहीं रख रहे हो, कैपिटल के पीछे आप पे करोगे इंटरेस्ट। अच्छा फोर्थ एंटरप्रेन्योर यानी इतना सारा जो दिमाग चला रहा है, जो जमीन खरीद रहा है, जो वर्कर हायर कर रहा है, जो फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है, जो रॉ मटेरियल अरेंज कर रहा है, उसका भी तो हक हुआ। उसका हक क्या हुआ, उसका हक हुआ कि वो पूरी बिजनेस में से अपना प्रॉफिट लेगा। यानी जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कौन अर्न करेगा, वो प्रॉफिट किसका, वो प्रॉफिट बेटा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इन तीनों चीजों को चलाता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी इज द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में से क्या लेंगे, प्रॉफिट लेंगे। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसे लगे हुए, खरबों रुपए लगे हुए। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में वर्कर्स हैं, लाखों वर्कर्स हैं। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज को जमीनें हैं, बहुत बड़ी जमीनें हैं, यस उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। अच्छा आगे, फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड की बात करें ना, फिर वो थर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या लिखा गया आपके सामने, थर्ड पे लिखा गया थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर की फिर वही बात आती है, इकोनॉमिक वेलफेयर फिर वही समझा रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। कोई भूखा तब तक नहीं सोएगा जब तक उसके लिए प्रॉपर्ली प्रोडक्शन होगी। फर्स्ट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी, फिर वो मम्मी और चपाटी, फिर एग्जांपल वही मम्मी और चपाटी कि प्रोडक्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, जितने बनाने वाले उतने ही कंजम्पशन के लिए भी होनी चाहिए, कम भी ना हो ज्यादा भी ना हो, ठीक है प्रोडक्शन थोड़ी ज्यादा हो पर कंजम्पशन वेस्ट ना हो। जब प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, कंजम्पशन भी प्रॉपर होगा, तो थर्ड डिसीजन सही होगा, एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। यानी डायरेक्शन यानी 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो डायरेक्शन सही दिया गया, क्योंकि 10,000 यूनिट्स का कंजम्पशन भी तो है, उसे कहते हैं एफिशिएंसी इन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। रीड कर रहा हूं मैं इस आंसर को, मैं अच्छे से रीड कर रहा हूं। देखो आपको ये आंसर
आपको ये आंसर कैसे याद रखोगे? आपको ये आंसर जो मैंने बोर्ड पे पूरा डायग्राम बनाया ना बेटा, आपको ये डायग्राम भी बनाना है और डायग्राम बना के ना आपको याद हो जाएगा। कैसे था बताओ? फर्स्ट मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अच्छा, सेकंड की बात करें तो सेकंड है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थर्ड की बात करें तो थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग में प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होगी? प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर्स, जो खाएंगे, जो चॉकलेट्स खाएंगे, जो विप्स ब्रेड खाएंगे, उसे कहते हैं कंज्यूमर्स। अच्छा, सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई वो करेगा जिनकी फैक्ट्री होगी, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन बेस्ड होती है कॉस्ट के बेसिस पे। और डिमांड और सप्लाई जहां पे इक्वल होगी, मैच होगी, वहां पे प्राइस डिसाइड होती है। सेकंड, किसी का हक नहीं रखते। मम्मी पापा ने हमें सिखाया कि बेटा या बेटा हो या बेटी हो, बेटा कभी किसी का ना हक नहीं रखना। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक्स में? याद रखो 11th में। लैंड, जमीन आप अगर ले रहे हो किसी से, आपको जमीन खुद की नहीं है, आप बिजनेस के लिए ले रहे हो, तो उसका हक नहीं रखना, उसे रेंट पे करना। सेकंड, लेबर, वर्करों को भी तो रोजी रोटी चाहिए, आप उन्हें वेजेस प्रोवाइड करोगे। कैपिटल, आपने अपने रिलेटिव से पैसे उधारी पे लिए, कैपिटल, जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल, तो उसके पीछे आप ब्याज भी पे करोगे। इतना सारा जो दिमाग चलाओगे तो आपका भी तो कुछ हक है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो फिर आपका हक है प्रॉफिट। यस। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें तो फिर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ये दोनों कब होगी? जब प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन होगा, प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीड करो मेरे सेंसर को। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग हमें बता रहा है कि प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। आप लिखोगे कहां से? बेस्ट इसकी इजी लैंग्वेज है, सही बताऊं। द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन हाउ द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज लाइक राइस, व्हीट, कार, मोबाइल्स एंड मेनी अदर कमोडिटीज, हाउ द प्राइसेस आर डिसाइडेड, how the quantity of the production are based upon the many assumptions। आपकी प्रोडक्शन की क्वांटिटी कैसे बहुत सारे assumptions पे बेसिस है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी पे बेस्ड है और आपकी क्वांटिटी आपके कंज्यूमर्स, आपकी डिमांड पे बेसिस है। यस। सेकंड, आगे बढ़ूं उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग यानी किसी का हक नहीं रखना है। लैंड है तो रेंट, लेबर है तो वेजेस, कैपिटल है तो फिर इंटरेस्ट, और उसके बाद एंटरप्रेन्योर है तो फिर प्रॉफिट। थर्ड, इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर में फर्स्ट पॉइंट लिखी हुई है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। सफिशिएंट 135 करोड़ के पॉपुलेशन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ 135 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से मास्क बनाया गया ना। जैसे अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में 135 करोड़ पूरे कंट्री में कोरोना है, तो कंट्री में सबको मास्क पहनना है। छोटा बच्चा भी घर से बाहर निकलेगा ना तो उसे भी मास्क पहनना है। तो यस, प्रोडक्शन सोच समझ के की गई है। जैसे कंजम्पशन हो, जैसे वो कमोडिटी हम परचेस करें तो उसे प्रॉपरली कंजम्पशन भी कर सके, हर कोई मास्क पहन सके। थर्ड है एफिशिएंसी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। मैं इसका कंटेंट रीड कर रहा हूं। means producing those goods which are most desired by the people. The production of such goods will result the maximum satisfaction of the people. चीजें वो प्रोड्यूस करो जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत हो। अगर डिमांड बहुत होगी तो कंजम्पशन भी प्रॉपरली होगी और रिसोर्सेस, पैसे, मेहनत, ताकत वेस्ट नहीं जाएगी। Macroeconomics theory spells out the conditions of efficiency and suggests how they might be achieved. Macroeconomics हमें क्लियरली बता रहा है कि आपको डायमंड की प्रोडक्शन ज्यादा करनी चाहिए, डायमंड्स ज्यादा ढूंढने चाहिए, या उनसे ज्यादा आपको वो पानी की बोतल की प्रोडक्शन फास्ट करनी चाहिए। माइक्रोइकोनॉमिक्स हमें ये डिफरेंस बता रहा है। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. कल कंटिन्यू करें और आज का लेक्चर में कंप्लीट करो। कल हम न्यू चैप्टर को कंटिन्यू करें बेटा, और आज का लेक्चर कंप्लीट करो। उससे पहले एक बात, कोट ऑफ द डे। कोट ऑफ द डे ट्राई करते हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड ट्राई। हम ट्राई करते हैं कि लेक्चर को ना कंप्लीट करने से पहले, एकदम शटडाउन करने से पहले एक कोट फिक्स हो जाए। आज का कोट की अगर मैं बात करूं ना, वो मैं कोट अपने बच्चों को ना ऑलरेडी ग्रुप में ड्रॉप कर चुका हूं। देखिए, इट्स नॉट अबाउट दैट हु हैज द मोर टैलेंट। कभी कभी ये नहीं होता कि टैलेंट किस में ज्यादा है। इट्स नॉट अबाउट दैट हु हैज द मोर टैलेंट,
होशियार कौन है, होनहार कौन है, कभी कभी वो बातें गिनती में नहीं आती। इट्स मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैटर रखता है दैट हु इज मच हंग्रियर, भूखा पैसा कौन चाहता है, जिसने 11th में स्टडीज को कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसको 11th का पछतावा है कि 11th में मैं हाईएस्ट परसेंटेज नहीं ले सका और वो भूखा चाहता है, तो वो 12th में आके टॉप करेगा 100%। इट्स मैटर दैट हु इज मच हंग्रियर। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, विल मीट अगेन टुमारो।